हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए जनरल पेपर 1 अनिवार्य जो होता है आपका, उसके लिए शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये हमारा सेट नंबर 100 है। इससे पहले 99 सेट अपलोड हो चुके हैं। यदि भी नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारे अन्य वीडियोज देख सकते हैं, जहां आपको पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी की भी वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अप्रैल 2015 में भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय थे 8, 14, 27 या 43। अप्रैल 2015 में भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय थे? ठीक है, इस वर्तमान समय में यहाँ पर 46 है। बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर 46 हमारा सही आंसर हो जाएगा, कि वर्तमान में जो है 46 है हमारे। चलिए, अगला प्रश्न जो है, वर्तमान 2015 में भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात GER लगभग क्या है? देखिए 23% था उस में। चलिए, 2020 तक इसका 30% रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। उस समय 2015 में 23% था, लेकिन अब 30% के लगभग है ये। चलिए, अगला प्रश्न चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए, संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान और उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए, शिक्षकों की क्षमता निर्माण, भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए। नीचे कोट दिया गया है 1, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएंगे। फिर से देखिए क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? उद्देश्यों के पूछा गया है कि अनुसंधान की उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए, संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए, शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा 1, 2, 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो है, द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली या काठमांडू? द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी पूछा गया है, तो किस शहर में है ये? नई दिल्ली में है ये। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना SAARC के 8 सदस्य देशों के द्वारा की गई है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक पाठ्यक्रम 2010 से शुरू है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य दक्षेश के सदस्यों देशों के छात्रों को कई व्यावसायिक एवं अन्य कोर्सों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी वर्तमान में नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न जो हमारा, भारत में सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल, 24 अप्रैल को, 21 जून को या 7 जुलाई को? भारत में सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाए। लोक सेवकों में जनता के प्रति सेवा तथा कर्तव्य निष्ठा की भावना को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य यह है कि लोक सेवकों में जन सेवकों के प्रति सत्यनिष्ठा बनी रहे, जिससे कि वे अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। लोक सेवकों के प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन देश के चुने गए लोक सेवकों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर व राज्यसभा का स्पीकर ये सभापति। इसमें सही आंसर क्या रहेगा? ये संसद का सत्र जो है निम्नलिखित में किसके द्वारा आहूत किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।
राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने और अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा का विघटन करने का अधिकार है। संसद का स्तर राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पर्यावरण पर मानवोद्भिद क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जनसंख्या प्रति व्यक्ति धनाढ़ता, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता, जनसंख्या प्रति व्यक्ति धनाढ़ता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी, वायुमंडलीय स्थितियां, जनसंख्या और वन आच्छादन, जनसंख्या वन आच्छादन और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण के बारे में पूछा गया। यह अभी हाल ही में पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। पर्यावरण पर ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जनसंख्या प्रति व्यक्ति धनाढ़ता और संसाधनों का दोहन करने के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। पर्यावरण पर मानव उत्पादित क्रियाओं का प्रभाव मानवीय क्रियाकलापों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी होती है। जनसंख्या प्रति व्यक्ति धनाढ़ता और मानवों द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के दोहन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों का इंगित करती है। जैसे जनसंख्या में उतार चढ़ाव पर्यावरण में मानवीय अस्तित्व की सीमा तय करती है, वही प्रति व्यक्ति धनाढ़ता के माध्यम से पर्यावरण के उपभोग स्तर को तय किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में उपयुक्त प्रौद्योगिकी से इस बात का निर्धारण होता है कि प्रकृति द्वारा एक संसाधनों का दोहन किस अनुपात में एवं तीव्रता के साथ किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया? वायु गुणवत्ता सूचकांक में कार्बन मोनोऑक्साइड, सूक्ष्म विवेक या पार्टिकुलेट पदार्थ, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये आंसर क्या रहेगा? भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक जो है सम्मिलित नहीं किया गया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये सम्मिलित नहीं किया गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक में। हाल ही में भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता सूचकांक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक प्रदूषक को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस सूची में कार्बन मोनोऑक्साइड, सूक्ष्म विवेक, पार्टिकुलेट पदार्थ तथा ओजोन गैस को शामिल किया गया है इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? उर्वरक, मृदा, ताजा जल और प्राकृतिक गैस, स्वच्छ वायु, फॉस्फेट्स और जैव विविधता, मछलियां, उर्वरक, मृदा और ताजा जल, या तेल, वन और जवार। कोट भाषा नहीं है, इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? स्वच्छ वायु, फॉस्फेट्स और जैव विविधता। ये संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है। नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तथा अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात एक बार पूर्ण रूप से समाप्त होने के पश्चात उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वच्छ वायु, फॉस्फेट्स और जैव विविधता नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन को प्रकट करते हैं। तो तेल, प्राकृतिक गैस तथा उर्वरक, मृदा अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं ये, कि फिर से नहीं बनाया जा सकता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। 2 भूकंप ए और बी रिक्टर स्केल पर क्रमशः 5 और 6 परिमाण के आए हैं, तो उत्सर्जित ऊर्जाओं का अनुपात लगभग कितना हो जाएगा? देखिए 8 है, ए है, तो -8, -16, -32 से -64। इसमें से आंसर क्या आ जाएगा? -32 हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉजिकल यूनिट जो है लॉग का -32 रहेगा हमारा। ये 5 और 6 के आए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में भारत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? -3%, -6%, -10% या -15%?
कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में भारत का योगदान लगभग कितना है? ये -6% है। ये हमारा जो है चीन है सबसे ज्यादा है, ये 25.26% है। अमेरिका आता है, फिर 14.47% है। फिर यूरोपीय यूनियन आते हैं, 10.16% है। फिर भारत का नंबर आता है चौथे नंबर पे, जो हमारा 6.69% आता है। ये तीन सबसे बड़े हैं, चीन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन। चौथे नंबर पे हमारा भारत का नंबर आता है, और पांचवें नंबर पर रूस है 5.36%, और जापान है छठे नंबर पर 3.11%। फिर है ब्राजील 2.34%, ये सातवें नंबर पर आता है। इस प्रकार उत्सर्जन करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। किस देश में प्रति व्यक्ति जल परिउपयोग अधिकतम है? यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चीन या भारत? किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? जल का उपयोग सबसे अधिक कौन से करते हैं? कौन देश करता है? ये यूएसए करता है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति जल उपयोग का विवरण निम्न प्रकार से है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में 1630 क्यूसेक मीटर में, फिर एंटोनिया आता है, फिर न्यूजीलैंड आता है, फिर कनाडा आता है। इन चार ही देश बड़े हैं तो सबसे अधिक जल का उपयोग करते हैं प्रति व्यक्ति में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। बातचीत या चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर उपयुक्त होता है? अल्टा विस्टा, एमएससी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या गूगल टॉक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि बातचीत चैटिंग के लिए, जैसे आप मोबाइल में चैटिंग करते हैं तो कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है? गूगल टॉक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बातचीत या चैटिंग के लिए करने के लिए इंस्टेंट मैसेंजर। गूगल टॉक एक तरह की इंस्टेंट मैसेंजर सेवा है। यह ग्राहकों को टेक्स्ट तथा वॉइस दोनों तरह की सेवा उपलब्ध कराता है। यह इंस्टेंट मैसेंजर सेवा आम लोगों में जी टॉक के नाम से प्रचलित है। अल्टा विस्टा, एमएससी तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आदि इंस्टेंट मैसेंजर सेवा प्रदाता कंपनी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 को दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट करती है या इक्विवेलेंट है? कौन सी है ये? 25 का पूछा गया, दोहरी समानार्थी है। इसके निकालने का पहले मैंने बताया था, इससे पिछली वीडियो थी उसमें भी बताया था मैंने आपको। आप इसे जैसे वर्गमूल निकालते हैं हम, देखिए 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया। हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर हमें 2 से करेंगे इसे, फिर 6 से करेंगे, फिर करेंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे, फिर 1 आएगा। यहाँ पर 0 होगी, यहाँ भी 0 आएगी हमारी, तो 1 0 0 1 हो जाएगा। ये दोहरा समानार्थी हो जाए हमारा। यहाँ पर पहले 25 पे आए, 1 1 0 0 1 हो जाएगा हमारा। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोहरे समानार्थी में आता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी 99, उसमें मैंने ये बताया था, और 100 में भी एक क्वेश्चन करवाया है। उसमें पूछा गया था, 75 का लगभग पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेडोरा लाइनेक्स, ओपन ऑफिस, अपाचे एचटीटीपी सर्वर? इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाए, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। ये निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि ओपन ऑफिस, फेडोरा लाइनेक्स, अपाचे एचटीटीपी सर्वर निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड जिसे लाइसेंसधारी के पास होता है, वह उसमें किसी भी उद्देश्य से परिवर्तन, वितरण, अध्ययन आदि की इजाजत किसी को भी दे सकता है। निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर लोगों द्वारा सामूहिक रूप से बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट? 1 अरब अक्षरों का पूछा गया है, तो कौन सी हो जाएगी? ये गीगाबाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाए। गीगाबाइट 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है। गीगाबाइट में गीगा उपसर्ग के रूप में लगा है। गीगा एक ग्रीक शब्द है। गीगा 1 अरब की संख्या को व्यक्त करता है। किसी भी कंप्यूटर को धारणीय क्षमता का मापन गीगाबाइट के द्वारा होता है, जिसे हम जीबी कहते हैं।
तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसे लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।